हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक है हमारे प्रशासन के आधारभूत मूल्य, मतलब फंडामेंटल वैल्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था नवलोक प्रशासन के बारे में, एनपीए के अंदर हमने देखा था प्रशासन के अंदर जो लोक सेवक है वह मूल्य युक्त होना चाहिए, न कि मूल्य मुक्त होना चाहिए। फिर किसी ने ये पूछा कि मूल्य युक्त होना चाहिए, लेकिन प्रशासक के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि प्रशासक के अंदर कौन कौन से मूल्य होने चाहिए। तो आज हम बात करते हैं प्रशासन के अंदर कौन आधारभूत मूल्य कौन कौन से हैं। तो लोक प्रशासन में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो क्या करते हैं, लोक सेवकों के आचरण, निर्णयों और कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करते हैं। ये मूल्य क्या करते हैं, प्रशासन की प्रभावशीलता, नैतिकता और जनता के प्रति उसकी जो जवाबदेही है यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इन्हीं में से एक मूल्य हमारे समर्पण है। तो ऐसे करके हम 4 मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। पहला मूल्य आता हमारे कौन सा, समर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं डेडिकेशन या फिर कमिटमेंट। समर्पण का अर्थ होता है किसी कार्य, लक्ष्य, व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति, किसी कार्य, लक्ष्य, व्यक्ति या उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना। एक लोक सेवक के लिए समर्पण का विशेष महत्व होता है। क्या होता है, एक लोक सेवक के लिए समर्पण का एक विशेष महत्व होता है। अब हम बात करेंगे एक लोक सेवक का समर्पण किन के प्रति होना चाहिए। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि एक लोक सेवक का समर्पण किन किन के प्रति होना चाहिए। पहला आता है अपने कर्तव्यों, लक्ष्यों और मूल्यों और आदर्शों के प्रति, मतलब कर्तव्यों, लक्ष्यों, मूल्यों और आदर्शों के प्रति। तो एक लोक सेवक को अपने पद से जुड़े हुए कर्तव्यों का पालन, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और सार्वजनिक सेवा के मूल्यों, आदर्शों को बनाए रखने के लिए समर्पित होना चाहिए। इस संविधान के प्रति, तो भारत जैसे हमारे लोकतांत्रिक देश में लोक सेवकों को संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च कानून और मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। तीसरा, सरकारी नीतियों और नियमों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, मतलब समर्पण होना चाहिए। प्रत्येक लोक सेवक को सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों, नियमों के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए, भले ही व्यक्तिगत रूप से वह उनसे सहमत हो या ना हो। जब तक कि वे असंवैधानिक ना हो तब तक क्या है, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। तो एक लोक सेवक को किन के प्रति समर्पित होना चाहिए, अपने कर्तव्यों, लक्ष्यों, मूल्यों और आदर्शों के प्रति, संविधान के प्रति और सरकारी नीतियों और नियमों के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। अब हम देखेंगे लोक सेवा में समर्पण के क्या लाभ होते हैं। तो लोक सेवा में समर्पण के लाभ की बात करें तो लोक सेवा में समर्पण की भावना कई सकारात्मक परिणाम देती है, जो प्रशासन की गुणवत्ता और जनता के कल्याण को सीधे प्रभावित करते हैं। जो क्या करते हैं, प्रशासन की गुणवत्ता और जनता के कल्याण को सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। बात करें लाभों की, तो पहला लाभ आता है हमारा अनुशासित कार्य, मतलब समर्पण भाव से युक्त जो लोक सेवक है अनुशासित होगा और विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य अधिक दक्षता से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है। दूसरा, भ्रष्टाचार से दूरी। समर्पित लोक सेवक क्या करेगा, भ्रष्ट आचरण, अनैतिक कार्य से दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि वह अपने मूल्यों और कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान है, न कि व्यक्तिगत लाभ के प्रति। तीसरा लाभ होगा हमारा पहलकारी दृष्टिकोण। समर्पित लोक सेवक है पहलकारी होगा, मतलब प्रोएक्टिव होगा। क्यों? मतलब कि वह जनता की समस्याओं का समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेगा, न कि केवल नियमों का पालन करेगा और नियमों के आड़ में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा। वह क्या करेगा, समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजेगा। वह क्या करेगा, समस्याओं को सुलझाने के लिए रचनात्मक तरीके खोजेगा। फिर वंचितों की मदद। तो ऐसा लोक सेवक वंचित, दीनहीन और असहाय वर्ग की हर संभव मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उसके कार्य का मूल आधार क्या है, जनसेवा और सामाजिक न्याय होता है। उसके कार्यों का मूल आधार क्या है, जनसेवा और सामाजिक न्याय होता है। फिर आता है उच्च मनोबल। तो समर्पण की भावना लोक सेवक में उच्च मनोबल का संचार करती है, जिससे क्या होता है, वह चुनौतियों का सामना करने और तनावपूर्ण स्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होगा। छठा लाभ आता है हमारे विचारों और कार्यों में एकरूपता, मतलब सत्यनिष्ठा। मतलब समर्पित लोक सेवक के विचारों और कार्यों में एकरूपता होगी, मतलब ऐसा लोक सेवक सत्यनिष्ठ होता है और जो कहता है वही करता है, और उसके सार्वजनिक और निजी जीवन में एकरूपता होती है। तो इस तरह हमने जो समर्पण है इसके लाभ देखे। समर्पण के लाभ, तो पहला लाभ आता है हमारे कौन सा, अनुशासित कार्य। दूसरा, भ्रष्टाचार से दूरी। तीसरा, पहलकारी दृष्टिकोण। चौथा, वंचितों की मदद। पांचवा, उच्च मनोबल। छठा, विचारों और कार्यों में एकरूपता, मतलब सत्यनिष्ठा। ये हमने पहला मूल्य देखा समर्पण का। दूसरा मूल्य आता है हमारा कौन सा, सत्यनिष्ठा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रिटी।
तो सत्यनिष्ठा क्या है? लोक प्रशासन में एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य होता है जो क्या करता है? लोक सेवकों के आचरण, विश्वसनीयता और ईमानदारी को सुनिश्चित करता है। सत्यनिष्ठा क्या करता है? लोक सेवकों के आचरण, विश्वसनीयता और ईमानदारी को सुनिश्चित करता है। यदि आपसे प्रॉपर परिभाषा पूछी जाए सत्यनिष्ठा की तो आप क्या बतानी है कि सत्यनिष्ठा से तात्पर्य है कि लोक सेवक अपने निर्णय निर्माण में लोकहित से प्रेरित होंगे, न कि अपने परिवार, मित्र या फिर किसी वित्तीय लोभ से। कि सत्यनिष्ठा से तात्पर्य क्या है कि लोक सेवक अपने निर्णय निर्माण में लोक सेवा से प्रेरित होंगे, न कि अपने परिवार, मित्रों और वित्तीय लोभ से। लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का संबंध हमारी ईमानदारी और विश्वसनीयता से होता है। क्या? लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा का संबंध किससे होता है? ईमानदारी और विश्वसनीयता से होता है, जो हमारे राजकीय या फिर शासकीय कार्य निष्पादन में परिलक्षित होती है, मतलब देखने को मिलती है। तो ऐसी ईमानदारी और विश्वसनीयता क्या होती है? राजकीय या शासकीय कार्य निष्पादन में परिलक्षित या देखने को मिलती है। तथा सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के रक्षक के रूप में भी कार्य करती है। क्या? सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के रक्षक के रूप में भी ये कार्य करती है। कौन? सत्यनिष्ठा। अब बात करें यदि लोक सेवक सत्यनिष्ठ हो तो इसके क्या फायदे हैं, मतलब सत्यनिष्ठा के क्या लाभ। सत्यनिष्ठ जो प्रशासन और लोक सेवकों से समाज और शासन को कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जैसे कि पहला तो जनता का समर्थन और विश्वास। सत्यनिष्ठ कर्मचारियों और अधिकारियों को जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त होता है, जिससे क्या होता है? प्रशासनिक साख में वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? प्रशासनिक साख मतलब क्रेडिबिलिटी में वृद्धि होती है। दूसरा फायदा होता है सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग। तो सत्यनिष्ठा सरकारी कर्मचारियों और लोक सेवकों को सार्वजनिक संसाधनों मतलब जो हमारे धन, संपत्ति और समय होता है सरकार का, उसके सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? उसका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अपव्यय और दुरुपयोग रुकता है। जिससे क्या होता है? समय, संपत्ति और धन तीनों का अपव्यय और दुरुपयोग रुकेगा। तीसरा लाभ होता है इससे नीति क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका। क्या? नीति क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका। तो सत्यनिष्ठ प्रशासन या प्रशासक को जनता का समर्थन प्राप्त होने से क्या होगा? यदि प्रशासन या प्रशासक क्या है? सत्यनिष्ठ होगा, तो इससे जनता का उसके समर्थन मिलेगा और इससे वह क्या करेगा? नीति क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। वो क्या करेगा? नीति क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जनता उसके निर्णयों और कार्यों पर भरोसा करती है। चौथा फायदा आता है हमारे भ्रष्टाचार पर रोक और नवाचार को प्रोत्साहन। तो सत्यनिष्ठा प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकती है और संगठन में नवाचार प्रोत्साहित करती है, मतलब इनोवेशन को प्रोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि ईमानदार वातावरण में नए विचारों और प्रक्रियाओं को लागू करने की गुंजाइश होती है। चाहे वातावरण कैसा हो, ईमानदार हो, वहीं नए विचार और प्रक्रियाओं को लागू करने की गुंजाइश होती है। पांचवा लाभ होता है हमारे आंतरिक विश्वास। तो सत्यनिष्ठ लोक सेवक को अपने अधीनस्थों और उच्च अधिकारियों का भी विश्वास प्राप्त होता है, जिससे संगठन के भीतर बेहतर कार्य वातावरण और सहयोग विकसित होता है। तो इस तरह हमने लाभ देखा। तो लाभों को एक बार वापस देख लें। जनता का समर्थन और विश्वास प्राप्त होता है। दूसरा लाभ होता है सार्वजनिक संसाधनों का सदुपयोग करता है वह व्यक्ति या प्रशासक। नीति क्रियान्वयन और सामाजिक परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। भ्रष्टाचार पर रोक और नवाचार को प्रोत्साहित करता है। और पांचवा होता है आंतरिक विश्वास। अब देखते हैं प्रशासन में या प्रशासक के भीतर सत्यनिष्ठा का पतन हो रहा है, इसके क्या कारण। तो भारत में लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा के शरण मतलब पतन की कई कारण देखे गए हैं। अब उनको कारणों की बात करें। पहला आता है औपनिवेशिक विरासत, मतलब ब्रिटिश राज की देन है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं था, बल्कि नियंत्रण और राजस्व का इकट्ठा करना था। उस समय क्या था? केवल राजस्व का इकट्ठा करना और जनता पे नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य हुआ करता था, जिससे उनमें जनता के प्रति जवाबदेही और सत्यनिष्ठा की कमी थी। फिर तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की अंधी दौड़, मतलब जैसे ही कोई व्यक्ति आरएस या आईएएस बनता है तो सभी उम्मीद करते हैं उसके पास एक बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। तो वह भी क्या करेगा? तो भ्रष्टाचार करना शुरू कर देता है। उसकी सत्यनिष्ठा का पतन होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जनता भी उससे उम्मीद करती है। तो हमारे तीव्र शहरीकरण, औद्योगिकरण और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की अंधी दौड़। आधुनिक समाज में भौतिकतावादी मूल्यों में वृद्धि और धन तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की जो अंधी दौड़ है, इसने नैतिक मूल्यों को कमजोर कर दिया है। मतलब कोई भी यदि आईएएस अफसर है, उसके पास यदि 5 करोड़ या 10 करोड़ का बंगलो है, तो कोई भी उससे ये नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि सभी उम्मीद करते हैं कि आईएएस ऑफिसर है तो उसके पास 10 करोड़ या 20 करोड़ का बंगला तो होना चाहिए, जबकि उसकी सैलरी 1-1.5 लाख ही क्यों ना हो। फिर लोक सेवकों को अपर्याप्त वेतन और सुविधाएं। कई बार क्या है, लोक सेवकों को मिलने वाले वेतन और सुविधाएं उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिससे वो भ्रष्टाचार करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं, मतलब आगे बढ़ के भ्रष्टाचार करने लगते हैं। तो उनको बेहतर वेतन मिलना चाहिए।
फिर अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवकों को प्राप्त अनुचित संरक्षण। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को कुछ सुरक्षाएं प्रदान करता है, लेकिन इसका दुरुपयोग कई बार भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने में देरी होती है या फिर उन्हें बचाया जाता है। अब आप सोचेंगे अनुच्छेद 311 में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमारे लोक सेवकों के लिए ऐसी बात कही गई। तो अनुच्छेद 311 की बात करें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि लोक सेवकों पर अभियोजन या कार्रवाई उच्च अधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ही की जा सकती है। मतलब जिस भी लोक सेवक पे आप कार्रवाई करना चाहते हो तो उसके सीनियर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और सीनियर कभी भी परमिशन नहीं देता है तो उस पर क्या देरी होती है, कई बार तो उन्हें बचा भी लिया जाता है। फिर भ्रष्टाचार को लेकर जनमत की सशक्त राय, एक राय न होना, मतलब सभी भ्रष्टाचार को लेकर एक राय नहीं होते हैं। समाज में भ्रष्टाचार को लेकर स्पष्ट और सशक्त जनमत का अभाव होता है, जिससे भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप में अस्वीकार्य बनाने में चुनौती आती है। क्या? जिससे भ्रष्टाचार को क्या सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाने में चुनौती आती है। फिर आता दबाव समूह का कि प्रशासनिक सेंध, मतलब विभिन्न दबाव समूह जैसे हमारे व्यापार लॉबी होती है, ये हमारे राजनीतिक हित समूह होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रशासनिक निर्णयों को अपने लाभ के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होती है, हमारी सत्यनिष्ठा प्रभावित होती है। बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं वो भी हमारे राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का लचीला होना, मतलब भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो हमारे 1947 में बने थे, 1988 में बने थे, 2018 में संशोधन हुए हैं, मतलब बार बार संशोधन हो रहे हैं, और कई बार इतने कठोर और प्रभावी नहीं होते जो कि हमारे भ्रष्टाचार को पूरी तरह से रोक सके या फिर दोषियों को दंडित कर सके। तो इसी वजह से उनके अंदर ऐसा डर ही नहीं होता। तो एक बार ब्रीफ में देख ले वापस कि सत्यनिष्ठा के पतन के क्या कारण है। पहली बात औपनिवेशिक विरासत, मतलब ब्रिटिश राज की देन है। दूसरा, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने की अंधी दौड़ है। तीसरा, लोक सेवकों को पर्याप्त वेतन और सुविधाएं। चौथा, अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवकों को प्राप्त अनुचित संरक्षण। पांचवा, भ्रष्टाचार को लेकर जनमत की सशक्त एक राय न होना। छठा, दबाव समूहों की प्रशासनिक सेंध। और सातवां, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का लचीला होना। अब हम सत्यनिष्ठा की में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं, मतलब सत्यनिष्ठा में वृद्धि करने के क्या उपाय हैं। तो प्रशासन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्तरों पर उपाय किया गया है। जैसे पहले आता है हमारे अनुच्छेद 311 में सुधार कर दो या फिर उसको समाप्त कर दो। तो अनुच्छेद 311 को संविधान से समाप्त कर देना चाहिए या फिर उसमें सुधार किया जाना चाहिए ताकि भ्रष्ट लोक सेवक के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। दूसरा सुधार हो सकता है हमारे विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया जाए, मतलब लोक सेवकों की जो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उनको सीमित किया जाना चाहिए ताकि जो मनमाने निर्णय और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम से कम हो। तीसरा सुधार आता है हमारे क्या, नैतिकता की शपथ। प्रत्येक लोक सेवक को क्या नैतिकता की शपथ दिलाई जानी चाहिए, मतलब प्रशासन में प्रत्येक नए जो लोक सेवक आते हैं उनको नियुक्ति के समय नैतिकता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। जो हमारे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग थे हमारे वीरप्पा मोइली जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने भी ये भी सिफारिश की थी। फिर नैतिकता आयोग का पद सृजित करना। प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में नैतिकता आयोग नामक एक पद सृजित किया जाना चाहिए। ये भी हमारे दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसने सिफारिश की थी, जो हमारे नैतिक मुद्दों पर सलाह देगा और कदाचार की निगरानी करेगा। फिर उनको पर्याप्त वेतन और सुविधाएं दो। तो प्रशासनिक सेवाओं में काम करने वाले जो लोक सेवक होते हैं उनको पर्याप्त वेतन और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सके और भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त न हो। अगला उपाय आ सकता है हमारे कानूनों का नवीनीकरण और कठोरता। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का नवीनीकरण और उनको कठोर बनाया जाना चाहिए। क्या भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों का नवीनीकरण और उनको कठोर बनाया जाना चाहिए ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। तो ये कर सकते हैं। अगला उपाय हमारे का आचार संहिता को अद्यतन करना, मतलब 3 तरह के हमारा आचार संहिता है तो उनको अद्यतन करो, मतलब अपडेट करो, साथ ही साथ उनका सख्ती से पालन भी सुनिश्चित करो। जैसे हमारा अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1955, केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1956, वो 54 है, ये अखिल भारतीय का ये 54 है, ध्यान रखना, सॉरी ये 55 नहीं है, ये 54 है। तो अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1954, केंद्रीय सेवा आचरण नियम 1955 और रेलवे सेवा आचरण नियम 1956। तो तीनों जो आचार संहिताएं हैं इनको अपडेट किया जाना चाहिए, साथ ही साथ इनका सख्ती से पालन भी किया जाना चाहिए। फिर ई गवर्नेंस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब प्रशासन में अधिकाधिक ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल प्रशासन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे पारदर्शिता बढ़े और मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। क्यों? क्योंकि जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है, विवेकाधिकार आते हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ने का सबसे बड़ा ज़्यादा चांस होता है।
तो हम इन उपायों को ब्रीफ में देख ले। पहला उपाय आता है अनुच्छेद 311 में सुधार किया जाना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा उपाय है हमारे विवेकाधीन शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए। तीसरा नैतिकता की शपथ दिलाई जानी चाहिए। नैतिकता आयोग का पद सृजित किया जाना चाहिए। पांचवा उपाय हमारे पर्याप्त वेतन और सुविधाएं दी जानी चाहिए। छठा कानूनों का नवीनीकरण और कठोरता अपनाई जानी चाहिए। सातवां आचार संहिताओं को अद्यतन करना चाहिए। आठवां हमारा ई गवर्नेंस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखें भारत में सत्यनिष्ठा वृद्धि के लिए कौन कौन से ढांचे अपनाए गए हैं। तो भारत में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई संस्थागत और कानूनी ढांचे तैयार किए गए हैं। जैसे एक तो हमारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बात करें तो यह अधिनियम हमारे 1947 में आया था, उनको 1988 में संशोधित किया गया और 2018 में फिर से संशोधित किया गया। फिर हमारे सेंटर के अंदर क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो है, मतलब केंद्रीय लोक सेवा कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनकी जांच करती है हमारी CBI, मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो। फिर राज्य स्तर पर एंटी करप्शन ब्यूरो है। सेंटर पे तो हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो है, तो राज्य स्तर पे क्या है एंटी करप्शन ब्यूरो। तो राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई है, जो हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करते हैं। फिर आता हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब हमारा CVC। तो 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर, किस पर ये आप याद रखेंगे, संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था हमारा CVC। ये हमारे केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निगरानी संस्थान के रूप में काम करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना की गई थी 1964 में। फिर आता हमारा राज्य सतर्कता आयोग का गठन। तो राज्यों में भी केंद्रीय सतर्कता आयोग की तर्ज पे राज्य सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो बहुत सारी जो आचरण नियमावलियाँ हैं तो वो कर ही रही है काम। तो विभिन्न सेवाओं और विभागों के लिए आचरण नियमावलियाँ बनाई गई है जो कर्मचारी के व्यवहार को नियंत्रित करती है और नैतिक मानकों को निर्धारित करती है। तो इस तरह हमने ढांचा देखा, तो हम ब्रीफ में देख लें ढांचे को एक बार वापस। एक तो हमारा भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, CBI है, ACB मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो, CVC केंद्रीय सतर्कता आयोग, राज्य के सतर्कता आयोग का गठन और बहुत सारी नियमावलियाँ हैं। तो ये हमने सत्यनिष्ठा के बारे में देखा। तीसरा मूल्य आता है हमारे प्रशासन के अंदर कौन सा, गैर पक्षधारिता, जिसे नॉन पार्टीशनशिप कहते हैं। तो गैर पक्षधारिता की बात करें तो गैर पक्षधारिता लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो ये सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। लोक सेवक कैसे काम करेंगे, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहेंगे। क्या करेंगे, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे और राजनीतिक प्रभाव होते हैं उनसे मुक्त रहेंगे। अब प्रॉपर यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आपको क्या बताना है कि गैर पक्षधारिता से तात्पर्य है कि लोक सेवक का राजनीतिक विचारधारा से मुक्त रहना और किसी भी राजनीतिक दल से असंबद्ध रहना, मतलब किसी भी राजनीतिक दल से वो नहीं जुड़ेगा, साथ ही साथ उसकी राजनीतिक विचारधारा भी नहीं होगी। लोक सेवकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन संविधान और सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होकर करेंगे, कि जितनी भी लोग सरकारी नीतियां हैं उनको जब वो लागू करेंगे तो संविधान और सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होकर वे करेंगे, भले ही वे किसी भी राजनीतिक दल या सरकार सत्ता में हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे BJP हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन उनको जो सरकारी नीतियाँ उनको मिलेगी क्रियान्वयन करने के लिए, तो उनका क्रियान्वयन संविधान और सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होकर करेंगे। सिविल सेवकों को उन सभी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए जिनसे ये प्रतीत होता हो कि वो किसी खास दल या विचारधारा का पक्ष ले रहे हैं। उनको ऐसी कोई भी गतिविधि न तो करनी चाहिए, न ही ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होना चाहिए। अब बात करें प्रशासन में यदि गैर पक्षधारिता हो तो इससे क्या लाभ होंगे। तो गैर पक्षधारिता प्रशासनिक कार्यकुशलता, निष्पक्षता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि गैर पक्षधारिता क्या है, प्रशासनिक कार्यकुशलता, निष्पक्षता और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसके लाभ देखें। पहला लाभ होता है हमारे निष्पक्षता और कार्यकुशलता। तो नौकरशाही को निष्पक्ष और कार्यकुशल बनाए रखने के लिए गैर पक्षधारिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब लोक सेवक किसी विशेष दल से जुड़ते नहीं हैं तो वे सभी नागरिकों को समान रूप से सेवा प्रदान करते हैं। जब लोक सेवक किसी भी राजनीतिक दल के से नहीं जुड़ेंगे तो वो सारी जनता को एक ही मानेंगे और सभी को समान रूप से सेवाएं देंगे। दूसरा लाभ होता है हमारे राजनीतिक प्रतिशोध से रक्षा। तो द्विदलीय जो शासन व्यवस्था होती है, जैसे हमारे राजस्थान में कभी कांग्रेस कभी BJP, या फिर कई राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था होती है कि कभी किसकी सरकार कभी किसकी सरकार, तो वहाँ पे क्या है, राजनीतिक प्रतिशोध से रक्षा के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि लोक सेवक किसी एक दल के प्रति निष्ठावान दिखेंगे तो सत्ता परिवर्तन होने पर दूसरे दल के जो राजनीतिक प्रतिशोध का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। जनता का विश्वास,
तो नौकरशाही पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए गैर पक्षधारिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। कि नौकरशाही पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए गैर पक्षधारिता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि प्रशासनिक निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रहों से नहीं लिए गए बल्कि पूर्वाग्रह मुक्त होकर लिए गए हैं। जितने प्रशासनिक निर्णय हैं वो पूर्वाग्रह से मुक्त है। चौथा लाभ होता है नीतियों का निष्पक्ष क्रियान्वयन। तो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को निष्पक्ष ढंग से लागू करने के लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है ताकि उनका लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। जिससे क्या होगा, उनका लाभ क्या है, बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ पहुंच सके। तो चारों लाभों को एक बार ब्रीफ में देख लें। पहला लाभ होता है हमारी निष्पक्षता, कार्यकुशलता, राजनीतिक प्रतिशोध से रक्षा। तीसरा लाभ हमारे जनता का विश्वास और चौथा हमारे नीतियों का निष्पक्ष क्रियान्वयन। अब हम देखेंगे प्रशासन में गैर पक्षधारिता नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? मतलब यदि आपसे पूछा जाए चुनौतियां सीमाएं बताओ या फिर क्यों संभव नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि लोक प्रशासन में पूर्णतः गैर पक्षधारिता प्राप्त करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। अब इसके कौन कौन से कारण हैं उनकी बात करें। पहला कारण आता है हमारा राजनीतिक संबंध। तो उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राजनीतिक संबंध लोक सेवकों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। कि उच्च पदों पर जब नियुक्ति की जाए तो उसके लिए राजनीतिक संबंध होना जो प्रशासक के ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे उनकी पूर्णतः तटस्थता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। वो जब किसी पार्टी से जुड़ेंगे तभी तो वो किसी राजनीतिक संबंध बना पाएंगे, तो ये जरूरी है। दूसरा पारिवारिक भागीदारी। लोक सेवकों के परिवार से चुनाव लड़ने पर या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से लोक सेवकों का तटस्थ रहना असंभव है। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध उनकी छवि को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार लोक सेवकों को किसी न किसी पार्टी से संबंध अपने आप ही कर देता है। क्यों? क्योंकि वे भी एक नागरिक के रूप में किसी दल या विचारधारा का समर्थन कर सकते हैं। चौथा आता हमारे क्या, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का अंत। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में राजनीतिज्ञ और प्रशासन साथ साथ रहकर नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियां संपन्न करते हैं। अतः प्रशासक और राजनीतिज्ञों को पूरी तरह तटस्थ रहना असंभव है। क्यों? क्योंकि वे राजनीतिक नेतृत्व के जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे चार कारण हैं जिनसे हम मान सकते हैं कि प्रशासन में गैर पक्षधारिता असंभव है। पहला राजनीतिक संबंध, दूसरा पारिवारिक जिम्मेदारी या भागीदारी, तीसरा मतदान का अधिकार और चौथा राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का अंत। लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। मतलब गैर पक्षधारिता में वृद्धि के क्या क्या उपाय हैं। गैर पक्षधारिता के महत्व को देखते हुए इसे प्रशासन में मजबूती से लागू करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। जैसे कि पहला उपाय आता नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा। तो लोक सेवकों को नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा दी जानी चाहिए। मतलब जिससे वो बिना किसी भय और दबाव से कार्य कर सके। उन्हें क्या, राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा जाना चाहिए। दूसरा आता हमारी योग्यता आधारित जो पदोन्नति और पुरस्कार है। तो लोक सेवकों को पदोन्नति मतलब प्रमोशन और अन्य पुरस्कार राजनीतिक पक्षपातपूर्ण निर्णय पर निर्भर न होकर योग्यता और कुशलता के आधार पर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से वो गैर पक्षधारिता का समर्थन कर सकते हैं। तीसरा आचरण नियमावली का कठोरता से पालन। तो कर्मचारियों को आचरण नियमावली का कठोरता से पालन करवाया जाना चाहिए, जिससे स्पष्ट रूप से कहा गया हो, जिसमें क्या स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि लोक सेवक किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेगा, किसी भी दल का प्रचार नहीं करेगा। चौथा उपाय आता है मंत्रियों पर निर्भरता कम। तो लोक सेवकों की मंत्रियों पर अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिए, विशेषकर ट्रांसफर और दंड जैसे मामलों में। तो इन मामलों में क्या, मंत्रियों पर अत्यधिक निर्भरता होती है, इसको कम किया जाना चाहिए। पांचवा सेवा स्थायित्व। तो लोक सेवकों को एक बार स्थानांतरण के पश्चात निश्चित समय के लिए सेवा स्थायित्व प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोक सेवकों का बार बार ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, ताकि उन्हें बार बार राजनीतिक कारणों से परेशान न किया जाए। तो 5 तरीके हैं। पहला तरीका नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा, दूसरा योग्यता आधारित पदोन्नति और पुरस्कार, तीसरा आचरण नियमावलियों का कठोरता से पालन, चौथा हमारे मंत्रियों पर निर्भरता कम करना, पांचवा सेवा स्थायित्व। तो हमने गैर पक्षधारिता देखा। चौथा हमारा मूल्य आता है प्रशासन का कौन सा, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। तो इसके बारे में बात करें तो निष्पक्षता लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत है, जो ये सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के काम करें। कि लोक सेवक क्या, बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के काम करना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो निष्पक्षता का अर्थ है कि लोक सेवक के द्वारा अपने कार्य और निर्णय निर्माण में पूर्वाग्रह और दबाव आदि से मुक्त रहना और केवल मेरिट मतलब जो योग्यता और गुण हैं उन्हीं के आधार पर निर्णय लेना। तो हमारा
निष्पक्षता का अर्थ क्या होता है? ये लोक सेवक के द्वारा अपने कार्य और निर्णय निर्माण में पूर्वाग्रह और दबाव आदि से वो मुक्त रहे, साथ ही साथ जो हमारे मेरिट के आधार पर निर्णय ले। इसका तात्पर्य है कि लोक सेवक अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा ये किसी अन्य बाहरी दबाव के आधार पर भेदभाव ना करें और ऐसा ना करके सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेंगे। इसे हम कहते हैं निष्पक्षता, सभी के साथ समान व्यवहार। निष्पक्षता से प्रशासन में क्या लाभ होंगे? निष्पक्षता एक प्रभावी और न्यायपूर्ण प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इससे कई महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ होगा भेदभाव का उन्मूलन, मतलब निष्पक्षता प्रशासन में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, भाषा इनके आधार पर होने वाले जो भेदभाव उनको समाप्त करती है। निष्पक्षता क्या करती है? प्रशासन में जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, भाषा इनके आधार पर होने वाला जो भेदभाव होता है उसका समाप्त करती है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर और सेवाएं प्राप्त होती हैं। जिससे क्या होता है? सभी नागरिकों को समान अवसर और सेवाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा फायदा होता है सकारात्मक माहौल और विश्वास। तो निष्पक्षता क्या करती है? निष्पक्षता आधारित प्रशासन विभिन्न नागरिकों और समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशासन के प्रति एक सकारात्मक माहौल बनाता है। जब जनता को विश्वास होता है कि उनके साथ निष्पक्ष व्यवहार होगा तो वे प्रशासनिक प्रणाली पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। तीसरा लाभ है हमारे संविधान के अनुरूप क्रियान्वयन और लक्षित लाभ। तो सरकारी नीतियों और हमारे कार्यक्रमों का संविधान के दायरे में निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन होता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि उनका लाभ लक्षित और वास्तविक लोगों तक बिना किसी अनुचित बाधा के पहुंचता है। तो तीसरा लाभ है। चौथा लाभ आता है हमारे स्वविवेकीय निर्णयों में पारदर्शिता। तो प्रशासन के द्वारा स्वविवेकीय निर्णय निष्पक्षतापूर्ण लिए जाते हैं। जहां लोक सेवक को विवेक का प्रयोग करना होता है वहाँ निष्पक्षता यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय मनमाने ढंग से नहीं किया गया, निष्पक्षता के साथ वो किया गया। समय पर क्रियान्वयन और सार्वजनिक हित। तो सरकारी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर होता है इससे, तथा प्रशासन व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित पर ज़्यादा बल देता है। प्रशासन क्या करता है? व्यक्तिगत हित की बजाय सार्वजनिक हित पर ज़्यादा बल देता है। निष्पक्षता कार्य में विलंब और व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्णयों को विकृत करने से रोकती है। तो हमने इसके 5 लाभ देखे। तो 5 लाभों को निष्पक्षता के एक बार ब्रीफ में देख लें। पहला लाभ आता है भेदभाव का उन्मूलन, दूसरा आता है सकारात्मक माहौल और विश्वास, तीसरा संविधान के अनुरूप क्रियान्वयन और लक्षित लाभ, चौथा आता है हमारे स्वविवेकी निर्णयों में पारदर्शिता, पांचवा आता समय पर क्रियान्वयन और सार्वजनिक हित। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने प्रशासन के अंदर जो मूल्य होते हैं तो 4 मूल्यों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।